हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज हम आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए एनटीपीसी का पिछला पेपर की सीरीज 117 पार्ट लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही स्पेशल सीरीज होने वाली है क्योंकि 100 के ऊपर जितने भी हम पार्ट चलवा रहे हैं स्पेशल है, क्योंकि हम उसके साथ साथ चित्र भी दिखाते हैं, फिगर दिखाते हैं और ऑप्शंस जो दिए होते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं, ताकि आपके एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस तैयार होते जाएं, यानी कि आपकी जो तैयारी है वो बूस्ट होती चली जाए। तो दोस्तों, अगर आपने शुरू से लेकर के इतने पार्ट 116 तक देखे होंगे तो पता होगा, हमारे जो लगातार व्यूअर्स देख रहे हैं, जो हमारे कंटिन्यू बने हुए हैं, तो उन्हें पता होगा कि उनके पहले कितना स्कोर आता था, अब कितना स्कोर आ रहा है और क्या-क्या सुधार हुआ है। नई-नई ट्रिक्स भी वो जान गए होंगे, बहुत सारी चीजें भी उन्हें पता चल गई होंगी, क्योंकि लगातार वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आप भी जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे का स्पेशल वीडियो जो है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर मिलेगा आपको और रियल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी अगली वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। दोस्तों, आप लोग पूछते हो कौन सा पार्ट है, तो आप देख लो, मैं इसको आज करवाने वाला हूं, जो कि 8/1/2021 में पूछा गया था और शाम की शिफ्ट था 3 से 4:30 के बीच में जो हुआ था, उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। तो देखो, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके लिए क्या क्या रूल्स नियम फॉलो करने होंगे, वो विनय पिटक में बताया गया है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पर देखो, त्रिपिटक जो है दोस्तों, ये 3 ग्रंथों का समूह है और त्रिपिटक में बताया गया है भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं उनके बारे में चर्चा की गई है त्रिपिटक में। वहीं अभिधम पिटक जो है, ये भी त्रिपिटक का ही पार्ट है। तो अभिधम जो है उसमें मन की प्रकृति के बारे में बताया है कि मन कितना चंचल होता है, कैसे शांत करें, इनके बारे में बताया गया है। वहीं सूत पिटक दोस्तों, इसके साथ साथ जो भगवान बुद्ध ने दिए थे अपने जो संवाद दिए थे, उनमें संवाद और तर्क के बारे में बताया गया है। सूत पिटक के बारे में सूत पिटक ग्रंथ में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो ये जो देखो, एक दो बार क्या हुआ था, लगातार कई सारे दिन, यानी कि लगातार की शिफ्ट का अगर आप अवलोकन करेंगे तो पिछली बार 2019 में जो वैकेंसी आई थी, जिसका पेपर मैं करा रहा हूँ 2021 में हुआ था, तो उसमें लगातार कई दिनों तक यही पूछा गया था कोटेशन के बारे में। हालांकि सेम क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अलग अलग पूछ लिए गए थे बना करके। तो ये भी आप याद रखना, कोटेशन वाले पूछे जा सकते हैं जो कथन होते हैं। तो ये कथन किसने कहा था, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा हुआ था इस कथन को। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप जानते ही होंगे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, आप लोग बताना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, ये तो उप प्रधानमंत्री थे। और यहाँ पर देखो, सी राजगोपालाचारी, मैंने एक वीडियो में बताया भी था, जो सी है इसका आपको फुल फॉर्म बताना है कि सी का फुल फॉर्म क्या है, सी राजगोपालाचारी में। ठीक है, उम्मीद है आप लोग जरूर एक बार ट्राई करोगे। एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर स्क्वायर है। यदि आयत की चौड़ाई 20 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखो, क्वेश्चन में थोड़ा सा खिचड़ी बनाया है और कंफ्यूज करने की कोशिश करी है। कोई बात नहीं है, हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो कि कोई आयत होगा, इस प्रकार से आयत है एक। अब आयत की लंबाई, अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि आयत की लंबाई अगर 3 होगी, ये हालांकि एक्चुअल में 3 मीटर नहीं है, इसको रेशियो मानो कि 3 ये है। तो वृत्त की त्रिज्या, जैसे कि मान लो एक वृत्त होगा ऐसे करके, अब वृत्त की कोई एक त्रिज्या होगी, तो मान लो यहां से यहां उसकी त्रिज्या होगी एक ऐसे करके। ठीक है, त्रिज्या हालांकि टेढ़ी नहीं होती है, सीधी होती है, तो आप ऐसे कर लो। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या अगर मैं मान लेता हूं 5 है, तो इसकी लंबाई 3 है, लेकिन एक्चुअल में अभी नहीं है, रेशियो समझो इसको। अब कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जो त्रिज्या है उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर है। अब वर्ग का क्षेत्रफल जो है दोस्तों, ये दिया है 4900। मैं फिगर हटा देता हूं, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग काट के लिख देता हूं इसको। अब देखो, ये आर का मतलब है क्या, रेक्टेंगल है, और सी मतलब सर्कल की त्रिज्या। अब भुजा का जो क्षेत्रफल है, मतलब वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया है दोस्तों, वो दिया 4900, तो हम लिखेंगे 4900। 4900 ये भुजा का स्क्वायर होता है। मान लिया हमने वर्ग की भुजा x रही होगी और x का जो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 49, यानी कि 70 आएगा।
एक्स स्क्वायर 4900, तो एक्स आ गया हमारा 70। कह रहा है कि जो इसकी भुजा है यानी कि 70 है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। अब बताओ त्रिज्या वृत्त की कितनी है, 5 है, तो इस 5 की जो वैल्यू है इस 70 के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 पंचे 70, 14 हो जाएगा। समझ गया, यानी कि एक की वैल्यू 14। और अब हमें अगर ये निकालना पड़ जाए रेक्टेंगल की लंबाई, तो आप निकाल लोगे भाई, एक की वैल्यू 14 है तो 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 3 की वैल्यू में 14 ती हो जाएगा 42, तो ये आ जाएगा 42। मतलब अब हमें ये पता चल गया यहाँ से, ऐसे मान लो कि ये जो वृत्त ये आयत दिया है, आयत की लंबाई 42 है, ये आयत है यहाँ पर, आयत की लंबाई जो है ये 42 है, और चौड़ाई ऑलरेडी देख रखा था 20 मीटर, तो ये हो जाएगा 20। तो बस 42 और 20 के हिसाब से निकाल दो, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। क्षेत्रफल के लिए L इंटू में B, तो मतलब L लंबाई है 42 और B वृत्त है 20, तो 42 दूनी 84 और एक जीरो लगा दो, तो 840 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका पूरे का एरिया। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है, यानी कि जो पवन ऊर्जा है, सबसे ज्यादा पवन जो मशीनें लगाई जाती हैं वो कहाँ पर हैं, तो ये है तमिलनाडु में। ठीक है, और पवन ऊर्जा का एक दूसरा नाम होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं अक्षय ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। लिख लो आप अक्षय ऊर्जा, क्योंकि दोबारा कभी पूछा जाए तो आप गलत नहीं करना। ठीक है, देखो कुछ इस प्रकार से पवन ऊर्जाएं होती है। जब ये हवा चलता है तो पंखा बहुत तेजी के साथ से घूमते हैं, जब पंखा घूमते हैं तो तार लगे होते हैं और यहाँ से बिजली उत्पादन करते हैं, और इस बिजली को ले जाया जाता है अपने यूज के लिए। ठीक है, देखो कितनी सारी यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, पवन ऊर्जा यही होता है, जब हवा चलती है पंखे बड़े बड़े से व्हीलर होते हैं, ये घूमते रहते हैं। एक और देख लो, ये टावर जैसा लगा हुआ है, इसके ऊपर इसको फिट कर दिया है, हालांकि मोबाइल का टावर नहीं है, ऐसे ही इसका पिलर बनाया गया है ताकि हवा में गिरे ना, बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं। तो देखो जब ये घूमती हैं तो बिजली का उत्पादन होता है, तो सबसे अच्छा तो यही है ना, हवा से बिजली बन रही है हमारी, तो ये तो और भी अच्छा है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने इसको रियल में देखा हुआ है, आप लोग बताना। अगर आप में से किसी ने देखा है तो उसके बारे में आप जरूर बताना, क्या क्या आपने देखा वहां पर। ठीक है, ताकि हम भी उसको पढ़ सकें और दूसरों को भी बता सकें। वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं ऐसे करके। अब देखो यहाँ पर कागज स्टेपलर, जैसे मान लो कि कई सारे कागज हैं इधर उधर लगे हैं, अगर हम स्टेपलर लगा देते हैं तो क्या हो जाते हैं, एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब सुव्यवस्थित ढंग से हो जाते हैं वो सारे के सारे कागज। वहीं पर कपड़े, कपड़े अगर इधर उधर पड़े हैं तो सबको हम क्या कर देंगे, सिल तो देंगे नहीं एक साथ, की बनियान भी है इनर भी है सब कुछ नहीं, उनको हम टांग सकते हैं खूंटी पर। तो बस हैंगर होता है, हैंगर का मतलब क्या होता है, जिस पर हम कपड़े टांगते हैं। क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था, तो महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, याद रखना आप, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे, राजनीतिक गुरु माना था उनको। बाल गंगाधर तिलक के बारे में दोस्तों आप जानते होंगे, इनका एक फेमस सबसे ज्यादा जो कोटेशन है वो ये है, आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कई बार पूछ लिया जाता है कि आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा, तो बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था। वहीं पर लाला लाजपत राय जो हैं दोस्तों, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और ये इनका संबंध पंजाब से है, इसलिए इनका एक नाम एक और आता है, शेर ए पंजाब। ठीक है, इनको पंजाब शेर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रायचंद जी हैं, ये एक जैन धर्म से संबंधित थे, और ये जैन कवि भी थे। कवि होने के साथ साथ ये दोस्तों दार्शनिक थे, यानी कि फिलोसफर भी थे, और दार्शनिक साथ साथ विद्वान तो थे ही, तो ये विद्वान भी थे। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है, उस अंतिम बंदी सफेद बाघ यानी कि व्हाइट टाइगर का नाम बताएं जिसकी मुंबई में मई 2019 में मृत्यु हो गई थी। तो देखो 2019 में पूछा था, क्योंकि पेपर 2021 में हुआ था, लेकिन 19 तक का करंट अफेयर पूछ लिया था। ठीक है, तो आप मान लो 2024 में जो वैकेंसी आपकी निकल रही है, भले इसका पेपर जून जुलाई 2025 में होगा, लेकिन आप याद रखोगे कि 2024 को भी आपको रेडी करके चलना है, तो इसलिए करंट अफेयर में अभी फोकस करते चलिए, तो आपका बर्डन नहीं होगा और आराम से आप तैयार करते चले जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा रटना नहीं है आपको, बस दिमाग में थोड़ा बहुत याद रखना है कि हाँ कभी आएगा, तो देख करके आप लोग कर लो कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, ऐसे पढ़ना है। तो देखो व्हाइट टाइगर की मृत्यु हो गई थी जिसका नाम था बाजीराव। मैं दिखा देता हूं आपको, ये है बाजीराव। ठीक है, बाजीराव पैसा वाला नहीं, ये बाजीराव इसका नाम था। ठीक है, मैं एक फोटो और दिखाता हूँ, ये देखो, तो इसमें थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो ये था व्हाइट टाइगर जिसकी मृत्यु बहुत ही दुखद थी, जो कि 2019 में मुंबई में हो गई थी। तो बस
आप देख लीजिए व्हाइट टाइगर यही है। अच्छा, आपने थोड़ा दिमाग लगाया इस पर, देखो कि कैसे क्वेश्चन रेलवे बनाता है। अंतिम बंदी सफेद था, यानी कि अंतिम वाला था। तो मैंने कई वीडियो में बताया और फिर से मैं इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, कि जब कभी कोई भी शब्द आ जाए क्वेश्चन में सर्वप्रथम या सबसे पहले और यह सबसे अंतिम, तो यो क्वेश्चन रेलवे के लिए रामबाण हो जाता है। आप मान लो कि वो क्वेश्चन रेलवे में पूछा ही पूछा जाता है, चाहे वो आप एनटीपीसी की बात करो, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, किसी की भी बात करो, वो रेलवे के लिए फेवरेट हो जाता है। आगे भी मिलेंगे क्वेश्चन तो भी मैं यही बात फिर से बोलूंगा। क्वेश्चन, दिए गए आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है कि ए, बी और सी अलग अलग शहर हैं और ये दिए गए आंकड़े वहां होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या है, तो संबंधित वर्षों 2000 और 2005, 2010 और 15 में हुई थी। यानी कि मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लो कि ये दिया है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ऐसे करके। अब देखो यहाँ पर ये शहर है, ए नाम का शहर जो ब्लू कलर से, वो ए नाम का शहर है, ऐसे ऐसे। बी नाम का कलर जो इस कलर से है, सी नाम का कलर थोड़ा इस कलर का है। अब देखो कि दुर्घटनाएं सबसे कम कहाँ पर हुई हैं, तो ये हुई है कहाँ पर, पहले हम येलो वाले ब्लू वाली को निकाल लेते हैं, यानी कि ए वाले की दुर्घटनाएं कितनी हुई हैं। तो ए में देखो पहले हुई 400, फिर हुई है 600, यानी कि 1000 हो गई, फिर यहाँ पर हो गई 500, तो कितनी हो गई 1500, फिर यहाँ पर देखो 550 हो गई, यानी कि 2050 हो गई इतनी। अब बी में आते हैं येलो वाले में, तो 600 दुर्घटनाएं और यहाँ पर हो गई 550, यानी कि 6 5 11, 1150 यानी कि 1150। फिर देखो यहाँ पर 50 कितनी हो गई 350, ये हो गई टोटल 1400। 1400 और 3 यानी कि 1700 दुर्घटनाएं हो गई बी में, तो ये हो गई 1700। अगला देखो जो ये बच रहा है, इसमें हो गई कितनी 450, यहाँ पर हो गई 550, 450 और 550 हो 1000। अब 1000 में यहाँ देखो 650 यानी कि 1650। फिर देखो यहाँ पर हो गई 450, 1650, 450, तो ये हो गया 1650 और 450, टोटल 2100 हो जाएगा। तो मैं इसको हटाकर लिख देता हूँ 2100 दुर्घटनाएं, तो ये हो गई 2100 दुर्घटनाएं। तो आप बताओ सबसे कम दुर्घटनाएं किसमें हुई, तो बी वाले पे हुई, क्योंकि 1700 हुई है, बाकी में तो ज्यादा है, तो बस बी आंसर हमारा आ जाएगा। तो देख सकते हो आप, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम क्या है। तो 17वां जोन दोस्तों जुड़ा था उस वक्त कोलकाता मेट्रो, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हमारा हो जाएगा कोलकाता मेट्रो। अगला, गति के 3 नियम जिनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। इनकी गति के 3 नियम दिए थे, किसने दिए थे, न्यूटन ने दिया हुआ था। और 3 नियम कौन कौन से थे दोस्तों, तो पहला नियम था जड़त्व का नियम, दूसरा था द्रव्यमान और त्वरण, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि विपरीत क्रिया के प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, वो बताया था तीसरे नियम में। अरस्तु दोस्तों ये हैं जीव विज्ञान के, इनको जनक माना जाता है, यानी कि जीव विज्ञान के पिता भी इनको हम कह देते हैं अरस्तु जी को। वहीं पर गैलीलियो देखो दोस्तों, गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको, आधुनिक विज्ञान का जनक, यानी कि जीव विज्ञान की बात करें तो अरस्तु, और अगर गैलीलियो की बात करें तो आधुनिक विज्ञान के जनक हैं। और वहीं पर एडिसन दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन, नाम सुना होगा आपने, बल्ब की खोज करी थी, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण खोज करी थी इन्होंने, बल्ब की खोज की थी, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज की और खोज की थी, इसलिए मैंने फोटो भी यहाँ पर लगा दिया है। आप बताना कि ये क्या है, ये किस खोज तो इन्होंने करी, थॉमस अल्वा एडिसन यही है जिन्होंने बल्ब की खोज करी थी, साथ ही साथ इसकी भी खोज करी थी, और इसका नाम क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इस इंस्ट्रूमेंट का नाम। क्वेश्चन, यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि हुई है तो उसके क्षेत्रफल का वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। देखो या तो आ सकता है भुजा की लंबाई में वृद्धि करी गई है, या तो आ जाएगा कमी की गई है, दोनों आ सकता है, ठीक है। तो भाई फार्मूला आपको बताता हूं, जब कभी आ जाए वृद्धि या कमी, तो आपको करना है x प्लस का y और प्लस x इंटू वाई अपान में 100 करना है। ये कब होगा, जब वृद्धि होगी तो प्लस लगाना है, और कमी होगी तो हर जगह प्लस की जगह पे माइनस, यहां पर भी माइनस आएगा, कब, जब कमी होगी। यहाँ वृद्धि है तो हम प्लस प्लस ले रहे हैं, तो 10, x भी 10 मानोगे और y भी 10 मानोगे, क्यों, क्योंकि वर्ग की बात हो रही तो वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, x y दोनों बराबर। 10 प्लस का 10 और प्लस 10, इसको 10 कर लो आप, ये 10 गुणे में 10 और नीचे आ जाएगा 100, 10 10
20 हो जाएगा, प्लस डबल जीरो कटेगा तो 1 आएगा, यानी कि 21% हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 21%। ठीक है, या फिर आप देखो इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हो। दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हो आप, जैसे मानो कि 10 है, 10% लिखा है, 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10 और बटे में 100, जीरो जीरो काट दो तो आ जाएगा 1 बटे में 10, वृद्धि हो रही तो 10 में से 1 जोड़ो, यानी कि 11 बटे में 10 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करा दो तो कितना आएगा, 121 और बटे में 100। ठीक है, अब देखो बढ़ कितना गया, पहले था 100 अब हो गया है 121, तो बढ़ा कितना 21, और पहले क्या था, नीचे रखो 100 और गुणे में 100 करा दो तो भी कट पिट के 21 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा आपको आसान लगे वैसा आप कर लो, लेकिन मैंने जो पहला रूल बताया x प्लस वाई वाला ये आप याद रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आप अटक जाते हैं, लेकिन एक्स वाई का फॉर्मूला लगाने पर तुरंत ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में प्रेशर होता है तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं वो भी भूल जाते हैं, और ये सबके साथ होता है, ये मत सोचिए कि केवल आपके साथ होता है, वो सबके साथ ही ऐसा होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नाम क्या था, तो ये था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता था। और इसका नाम देखो दोस्तों, स्माइलिंग बुद्धा इसलिए रखा गया था क्योंकि ये लगभग बुद्ध पूर्णिमा के आसपास, उस वक्त बुद्ध पूर्णिमा था, तो बुद्ध पूर्णिमा के पास इसको छोड़ा गया था, इसका टेस्ट किया गया था, तो इसलिए बुद्ध पूर्णिमा, और इसको और भी नाम दे दिया जाते हैं स्माइलिंग बुद्धा। ये कब हुआ था, 18 मई और 1974 में। उस वक्त प्रधानमंत्री आप लोग बताना जरा कौन है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में एक दो बार बताया था, और आपातकाल भी उन्हीं के शासनकाल में लगा था। ठीक है, आप लोग बताना कि कौन थे उस वक्त प्रधानमंत्री हमारे देश के। ठीक है, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे, तो ये था गोविंद बल्लभ पंत जी ने बोला था। ऑप्शन चौथा, देखो मैंने स्टार्टिंग बोला था आपको कि देखो पिछली बार बहुत पूछा गया था, तो देखो एक तो वो आया था कोटेशन वाला, दूसरा नंबर का क्वेश्चन ये फिर से पूछ लिया है कि किसने क्या कहा था, तो ये याद रखना, कई बार पूछ लिए जाते हैं, और ये कई बार किताबों पढ़ने पर भी बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जब कभी ऐसे क्वेश्चन आप देख लोगे, दोबारा कभी आपके पास आएगा तो गलत नहीं करोगे आप लोग। ठीक है, तो चौथा सही हो जाएगा। और कभी कभी अगर ऐसे क्वेश्चन आपको लगते हैं कि बाद में भूल जाएंगे, तो आप लोग नोट कर लिया करिए, वीडियो को थोड़ा रोक दिया करिए, जरूरी नहीं कि वीडियो को लगातार आप देखते ही जाइए। ठीक है, मेरी वीडियो की मत चिंता करिए, आप लोग अपनी तैयारी की चिंता ही इसलिए करिए, मैं कह रहा हूँ, तो रफ पेज या कोई फेयर लेकर बैठा करिए, जब कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो वीडियो रोक दीजिए और इनको नोट कर लिया करिए। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ऐसी संख्या ज्ञात करिए जो 4, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी कि पूरी तरह से वो कट जाए, इन चारों नंबरों से कटना चाहिए। तो देखो एक तो मेथड ये होता है कि आप सबसे छोटी संख्या देखो फिर ये करो डिटेल, वो आपको नहीं करना, क्योंकि आपको ट्रिक समझना है और बहुत ही कम समय में सॉल्व करना है, क्योंकि आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, तो इसलिए आप सीधे ऑप्शन पे आ जाया करो। कह रहा है कि छोटी छोटी संख्या, तो पहले तो आप ऑप्शन में देखो कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी देखो पहले ही है, जरूरी नहीं कि हर बार छोटी ही सही हो जाए, अगर ये वाली ना है तो सबसे इसके बाद ऊपर वाली लिया करिए, फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, तो मैं छोटी को लेकर देख लेता हूँ। यहाँ पर लिखा है 1,32,000, ये लिखा हुआ है 1,32,000, हमें 4 से काटना है, तो आप काटने मत बैठना। 4 से काटने की डिविजिबिलिटी रूल होती है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट रहे हैं तो पूरा नंबर 4 से कटेगा, तो 4 8 32, 4 से कट गया। और 8 से काटने की डिजिबिलिटी होती है कि लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए 8 से, तो 8 चौक 32, ये भी कट गया, तो 8 और 4 से तो कट जाएगा। ठीक है, और 12 से काटने की डिजिबिलिटी में क्या करोगे, 4 गुणे में 3, 4 से तो मैंने बता दिया 4 से कट रहा है तो इस 4 से कटेगा, 3 से काटने का मतलब सारे डिजिट को ऐड कर दो आप, तो 3 2 5 प्लस 1 6, तो देखो 6 3 से कट जा रहा है तो इसका मतलब 12 से कटेगा। 16 के लिए भी आपको यही अपनाना है, 8 गुणे में 2, तो 2 से तो चेक कर लिया कट गया, 8 से भी हमने चेक कर लिया कट गया, तो बस सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 1,32,000। दोस्तों डिविजिबिलिटी में अगर आप नहीं कर पाए चिंता मत करिए, मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है, कितना बड़ा से बड़ा नंबर आ जाए किसी भी नंबर से काटने की कंप्लीट ट्रिक आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको मैं लिंक दे दूंगा, संख्या विभाज्यता के नाम से, उस पर क्लिक करना, आप वो सारा पार्ट देख लेते हैं अगर, तो दोबारा कभी ऐसे क्वेश्चन या इससे भी हार्ड आ जाएंगे तो आप गलत करके कभी नहीं आओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक बार उसको जरूर देख लेना। ठीक है, हालांकि कोई जबरदस्ती नहीं है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मैं दे दूंगा उसकी।
CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार, देखो मैंने बताया कि पहला सर्वप्रथम कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो आया, भारत में पहली बार आनुवांशिक अध्ययन किया है। अध्ययन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये लक्षद्वीप में किया गया था। ऑप्शन पहला करेक्ट। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, यानी कि पढ़ें, और वह संख्या चुनें जो दी गई सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। तो पहले इसको जरा ध्यान से देखो, इसको बनाया कैसे गया होगा। तो आप देखो 22 में से 12 हटा दो, कितना बचेगा? तो आप कहोगे कि 10। अब जितना भी बच रहा है वो इसमें जोड़ दो आप, तो 10 और 30 कितना हो गया? 40। तो ये देखो आ गया है 40, समझ गए? तो ठीक वैसे ही देखो 10 में से आप 16 हटाओ, यानी कि 10 माइनस का 16, तो क्या आएगा? माइनस का 6 आएगा। तो बस जो भी आता है उसको इसमें ऐड कर दो, तो 40 माइनस का 6 कितना आ जाएगा? 34। तो देखो आ गया 34। बस ऐसे ही करना है आपको। इसमें भी देख लेते हैं अगले वाले में। यहाँ तो हमें फिल करना है, अब पता नहीं है, तो मान लो कि यहाँ पर x रहा होगा, या x से अच्छा है आप ऑप्शन से करा करो, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, मैं ऑप्शन से लेके बताता हूँ। पहले मान लो कि मैं 11 लेकर करता हूँ, तो 11 में से 20 हटाओगे तो कितना आएगा? माइनस का 9 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 43, यानी कि 43 माइनस का 9, क्योंकि माइनस है ना ये, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 34। तो यहाँ पर लिखेंगे 34। अब 34 आ रहा है, जबकि यहाँ तो 28 है, तो इसका मतलब ये नहीं फिट बैठ रहा। ठीक है, अब 5 लेके करते हैं, तो यहाँ पर अगर 5 होता तो 5 में से 20, यानी कि 5 माइनस का 20 करोगे तो माइनस का आएगा 15, और माइनस का 15 प्लस 43 करो तो 43 में से 15 हटा दो आप, तो 13 में से 5 गया तो आएगा 8, और 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि आएगा 28 आएगा दोस्तों। तो देख सकते हो आप 28 लिखा गया है, समझ गए? तो हमने यहाँ पर क्या रखा जो सही उत्तर आ गया? तो रखा है हमने 5। तो बस सही उत्तर हमारा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा मुस्कुराते हुए आंसर हो जाएगा। और मुस्कुराते हुए आप लोग कमेंट कर दीजिए एक बार, और सब्सक्राइब नहीं करते हो दोस्तों, कंजूसी कर जाते हो आप लोग, तो थोड़ा सा दुख हो जाता है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया करो, लेकिन चलो पढ़ाई करो पहले। ठीक है, डैश को 2020 यूनेस्को गिलमोरो कैनो, कैसे कैसे तो नाम दिए हैं। प्रेस फ्रीडम, हम लोग दवाइयों के ही नाम सुनते हैं और यहाँ इनके नाम होते हैं व्यक्तियों के, बताओ। प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है, तो ये कौन है? जिनीत बिडोया लीमा। ठीक है, ये तो ऐसे ऐसे नाम है कि हमारे यहाँ मंत्र होते हैं ऐसे ऐसे खतरनाक। ये हो जाएगा जिनीत बोडाया लीमा। किस भारतीय महिला निशानेबाज ने नई दिल्ली में आयोजित 2019 विश्व कप के दौरान एकल 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये अपूर्वी चंदेला ने। ये अब क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएगा, लेकिन ये हिंट देकर जरूर क्वेश्चन जा रहा है कि 2024 में अगर इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन है तो उसको आप मत छोड़ना, जरूर याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तथा इसके कर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो देखो ये है समकोण त्रिभुज, तो मैं एक बना लेता हूं ऐसे करके, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ऐसे। अब समकोण त्रिभुज का मतलब एक 90 होगा। अब कर्ण की लंबाई दिया है दोस्तों 26। अब मैं यहां से थोड़ा दिमाग ये लगाऊंगा कि ट्रिपलेट होता है हमारे पास, क्या होता है? 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, जोड़ा होता है। ठीक है, अब देखो अगर ये 26 है तो मैं इसका अगर आधा कर दूं तो कितना हो जाएगा? 13। अब 13 का दोगुना लिखा गया है 26, तो 12 का दोगुना कितना हो जाएगा? तो 12 का दोगुना हो जाएगा 24, और इसका दोगुना हो जाएगा 10। तो दोगुना दोगुना करके पूरे में लिखा गया है, तभी तो हुआ 26 दोगुना 13 का। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना ट्रिपलेट। त्रिभुज का क्षेत्रफल, और हमें पता है क्षेत्रफल यानी कि एरिया बराबर होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। हाइट का मतलब 24 ये, और बेस ये 10, तो 1/2 गुणे में 10 गुणे में 24। ठीक है, ऐसे लिख दो आप। बेस का मतलब नीचे वाला है, आप कंफ्यूज मत होना। तो 2 से काटो, 2 1 कम 2, और ये 12, तो 12 गुणे में 10 कितना आएगा? 120। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर है, समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो ये है दोस्तों चार्ल्स बेबेज, जो कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, और इन्होंने कंप्यूटर का जो आविष्कार करा था 1822 ईस्वी में किया था। पूर्ण रूप से 1822 ना मानकर हम मानते हैं 1837 में, क्योंकि 1822 में जो माना था उन्होंने एक प्रारूप बनाया था कंप्यूटर का, उसको शेप नहीं दिया गया था। लेकिन 1837 में पूर्ण रूप से इसको दे दिया गया था शेप, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता था।
और वहीं अगर बात करें कि भारत में कब आया, तो भारत में दोस्तों आया 1953 में, जिसका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ नाम था। और इसकी खोज किसने करी थी, तो देखो इसमें तो असमंजस है, तो इसलिए कमेंट सेक्शन में आप खुद बताना कि क्या है। ठीक है, अगर आपको आपका आंसर सही लगता है तो मैं पिन कर दूंगा, तो सब लोगों को दिख जाएगा वो। ठीक है, किसने खोज करी थी भारत में। और देखो अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें कि भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कब आया था, तो ये आया था 1991 में। लेकिन नाम क्या था उसका, तो नाम था परम हरामी, अरे वो परम नाम था, परम 8000। परम 8000 के नाम से जाना जाता था सुपर कंप्यूटर, जो कि इंडिया का पहला था। क्वेश्चन है, प्रति किलो गेहूं की कीमत 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या होगा, ये बताना है। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, हालांकि यहाँ गेहूं दिया है और कहीं पर अंडे दे देता था, कहीं पर चावल दे देता था, ऐसे करके। लेकिन ये क्वेश्चन का फॉर्मेट पूरा यही था। देखो परसेंटेज क्या है, 25%। तो हमें पता है 25% को लिख सकते हैं 25/100। मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, लेकिन आपको पेपर में नहीं करना ऐसा, डायरेक्ट आप करोगे। 25 चौको 100, 1/4 कम हो रहा है, मतलब 4 में से 1 कम हो गया, तो आ गया 3/4। ठीक है, मैं पूरा हटाकर डायरेक्ट 3/4 को याद रखता हूं। मैंने ये समझाने के लिए आपको बोला था आप कैसे बनाओगे। कमी हो रही है इसलिए 4 में से 1 घटाया है, वृद्धि होती तो 4 में से 1 हम जोड़ के चलते हैं, यानी कि 5/4 आता वृद्धि होने पर। तो 3/4 आप याद रखोगे। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं 3/4। अब फिर परसेंटेज पे आ जाओ, 25% है और 600 रुपए में, तो 600 रुपए का 25% आप निकालो, तो ये हो जाएगा कितना, 0000 कट जाएगा, 25 छक्का 150, यानी कि 150 रुपए हमें कम देने पड़ रहे हैं। अब 150 रुपए सस्ता हो गया। अब हुआ क्या कि 150 रुपए में वो 5 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है। हमारे हिसाब से पैसा कम हुआ इतना और चीनी मिल रही इतना, तो बस टोटल पैसा को टोटल चीनी डिवाइड कर दो, जितना अधिक मिल रही, 5 3 15, यानी कि 30 रुपए पर केजी रेट हुआ किसका, क्या था, गेहूं था। तो गेहूं का जो रेट है वो 30 रुपए पर केजी हुआ, लेकिन कब, सस्ता होने के बाद। मिल रहा है 30 रुपए के हिसाब से, यानी कि हमारे हिसाब से 3 रुपए, तो 3 रुपए में 30 के हिसाब से, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 10। तो एक की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो आप बताओ पहले कितना था, 4, तो एक की वैल्यू 10 है, तो 4 की वैल्यू 4 से गुणा, 4 से यहाँ भी गुणा, तो 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें असमंजस की स्थिति ये है कि यहाँ पर प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, वर्तमान में अगर पूछना चाहिए था, तो मेरे हिसाब से वर्तमान में पूछने की वैल्यू इसकी 30 होनी चाहिए थी। लेकिन ये पूछा था पहले कितना था, तो पहले तो 40 रुपए में था, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से होना चाहिए था कि पहले मूल्य क्या था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 24 माफ कीजिएगा, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो तथा जो सबसे लंबा विकर्ण है वो 16 सेंटीमीटर का है। तो बताना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मान लो चतुर्भुज कुछ इस टाइप का रहा होगा, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, इस टाइप का मान लो कि रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सही न बने तो आप लोग माफ करिएगा, लेकिन ये लग नहीं रहा मुझे भी, आपको क्या ही लगेगा, तो मैं इसको और थोड़ा सही कर देता हूँ। अब ये है कोई चतुर्भुज, अब इसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो मान लो मैं अगर ए बी सी और डी मानता हूँ, तो ए बी की लंबाई हो जाएगी 10, और समचतुर्भुज है तो बी सी डी सी और ए डी सब बराबर ही होगा। और सबसे लंबा जो विकर्ण है वो है 16। तो मान लो कि मैं यहाँ से यहाँ के लिए मान लेता हूँ ऐसे करके, ये एक विकर्ण है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये है 16, यहाँ पर है पॉइंट मान लो मिड पॉइंट। अब बताओ कि टोटल अगर 16 है तो ये 8 में विभाजित हो जाएगा, 8 ये और 8 ये हो जाएगा, ऐसा होगा। मैं आधा आधा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आगे काम पड़ेगा। इसको अगर दूसरा विकर्ण हमें पता करना हो तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा दूसरा विकर्ण। अब देखो अगर मैं ये देखना चाहूँ कि यहाँ पर दिया है इसका कर्ण, अगर एक आप ट्रायंगल ले लो, मान लो ए बी और ओ मान लो बीच वाले को, तो ट्रायंगल ए बी ओ को मैं ले रहा हूँ, तो ए बी ओ में देखो कुछ इस प्रकार से बनेगा हमारा, इस प्रकार से ऐसे ए बी और ओ। तो ए बी कितना है, 10 दिया है, और यहाँ पर देखो जो ए ओ दिया है वो कितना है, 8 है, और हमें ये निकालना है। तो ये कर्ण स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, लंब स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर यानी कि 64 लिख दो आप डायरेक्ट, और इसका स्क्वायर कर दो ओ बी का स्क्वायर प्लस करके, तो 64 इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 36।
तो ओडी ओबी की वैल्यू जो आ जाएगी दोस्तों, ओबी की वैल्यू आ जाएगी 6, यानी कि ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 6। तो जब ये 6 तो पूरा 6 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12। तो हमें पता है कि पहला विकर्ण था ये वाला 16 और दूसरा विकर्ण था कितना 12। बस एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एरिया इक्वल 1/2 D1 पहला डायगोनल इंटू D2 दूसरा डायगोनल। तो 1/2 पहला कितना था 16 और दूसरा वाला कितना था, ये था कितना दिया था 16 दिया था, हमने निकाला 12, तो दूसरा वाला 12। बस 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, तो 16 छक्का 96, तो 96 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जगह थोड़ा कम रही होगी, मैंने समझाने की कोशिश ऐसी करी है जैसा मुझसे हो पाता है, कोशिश करता हूँ आने वाले समय में अगर और अच्छी सुविधा होती है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको और बेहतरीन तरीके से स्क्रीन दे पाऊं। अगला है, किसी कूट भाषा में यदि करण को 45 लिखा जाता है तो उस भाषा में अरुण को कैसे लिखा जाता है। तो पहले तो हम ये जान लें कि करण को 45 कैसे लिख दिया गया है। तो देखो के जो आता है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, करण ऐसे करके। तो के किस नंबर पे आता है 11 नंबर पे, तो हो जाएगा 11, प्लस 1 नंबर पे तो 1 हो जाएगा, प्लस आर जो आता है 18 नंबर पे, फिर से ए आ जाएगा 1 नंबर पे और एन आ जाएगा 14 नंबर पे, तो ये हो जाएगा 14। जोड़ लीजिए 14 1 15 और 15 18 हो जाएगा 33, 1 34, 34 11 हो जाएगा 45। तो देखो 45 आ गया, इसका मतलब सारे के सारे जो लेटर का सीरीज है, नंबर है, क्रम है, उसको ऐड कर दिया गया है। ठीक वही हम अरुण पे देखते हैं, अरुण लिखा है तो ये हो जाएगा अरुण। ठीक है, अरुण पे ए देखो, ए 1 नंबर पे आता है, आर किस पे आता है 18 पे, अभी बताया भी मैंने, और यू वाला देखो 21, प्लस एन आएगा, ये आएगा 14 नंबर पे, 14 लिख लो आप यहाँ पर, जोड़ लो आप, तो ये हो जाएगा एक 15 20 30 35 और 35 एक हो जाएगा ये 36, तो 36 और 18, तो 8 6 14, 3 1 4 1 5, यानी कि 54। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों 25 तक के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती है तो एडिट करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए अगले पार्ट की लिंक आपको कहीं जाना नहीं है, नीचे इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे हो इसी के नीचे देख लेना, लिखा होगा अगला पार्ट, उसमें लिंक होगी, क्लिक करते ही आपके आगे वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना, किसी का किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करा करिए, हम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे हजारों लोगों ने अब तक कमेंट्स किए, हमने उन सबके रिप्लाई दिए हैं, तो आपका भी रिप्लाई हम अवश्य देंगे। दोस्तों चैनल से कुछ सीखने को मिला हो, रेलवे की बेहतर तैयारी आप करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रियल कंटेंट मिलेगा, जो भी मिलेगा और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, रेलवे की पूरी तैयारी कराई जाएगी यहाँ पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, एक दो लोगों को, वैसे जबरदस्ती नहीं है लेकिन मैं आज बोल दे रहा हूँ, कभी मैं बोलता नहीं हूँ, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कितने लोग शेयर करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करिए अगर कोई डाउट है तो, फिर नया पार्ट नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, फिर अगले पार्ट में मुलाकात करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।